फ्रेंड्स, आज बात करती हूँ यूपीपीसीएस मेंस के इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में। सिलेबस के कुछ टॉपिक्स मैं पिक करूंगी और उससे रिलेटेड जो भी उसके क्वेश्चन उसमें चैप्टर्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आज बात करती हूँ, प्रीवियस मैंने दो इससे रिलेटेड जो वीडियोज हैं इकोनॉमिक से वो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। तो उस जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और उन वीडियोज को जरूर देखिए, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएंगे और सिलेबस पे आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, किस क्वेश्चन में क्या आंसर करना है। तो आज मैं टाइम नहीं लेते हुए अभी मैं डिस्कस करती हूँ। उसके बाद अगला जो मेरा था पीडीएस सिस्टम। पीडीएस आपको पता है पीडीएस सिस्टम क्या है, 1960 के दशक में आया था और लाने का पीछे मेन पर्पस ये था कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना। इंडिया में फूड सिक्योरिटी इंश्योर उस टाइम तक नहीं था। आपको पता है 1966-67 के टाइम पे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी लाया गया। इसका भी मेन पर्पस फूड सिक्योरिटी ही था। फूड सिक्योरिटी के आप आगे जो टॉपिक आएगा फूड सिक्योरिटी ही आएगा। फूड सिक्योरिटी बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है और इसके डायमेंशंस मल्टीपल डायमेंशंस है जिनको सारे को कवर करना जरूरी है। उससे रिलेटेड जितने स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, वो भी आपको जानने जरूरी है। ठीक है, उसके डेटा बहुत नहीं चाहिए लेकिन फिर भी थोड़े डेटा चाहिए जो रेलिवेंट हो, जो फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा हो। ठीक है, मेन जो क्रॉप्स है उससे रिलेटेड डेटा हो। लेकिन यहाँ पे पीडीएस सिस्टम 1960 के दशक में आया सबसे पहले फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने। और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने का मेन पर्पस ये है कि हमारी बहुत ज्यादा जो हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो माल न्यूट्रिशन की शिकार थी उस टाइम पे। ठीक है, इंडिया बहुत ही अभी डेवलपमेंट बहुत कम हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारी जो भी सर्कमस्टांसेस थे, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी, हमारी इंडिया की जो भी इकोनॉमी थी, वहाँ पे बहुत हम माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में इसलिए कह सकते कि किसी को भी बहुत कम ऐसा पॉपुलेशन थे, बहुत कम लोग थे जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सक पाता था। और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन तो एक अलग डायमेंशन है, उनको प्रॉपर 3 टाइम का खाना मिल पाता था। बहुत कम लिमिटेड लोग थे। तो ठीक है, तो उसके कारण क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया, एक बहुत ही लार्ज लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया कि फूड सिक्योरिटी होता है क्या। फूड सिक्योरिटी को खत्म जो कम होते हैं वो किस कारण से कम होते हैं। सबसे पहले कि हम डेवलपमेंट हमारा बहुत कम हुआ है, अंडर डेवलपमेंट कंडीशन में है, माल न्यूट्रिशन होगा, उसके कारण पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सारी चीजों का लास्ट में क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो फूड इनसिक्योरिटी हो जाता है, मतलब फूड स्कार्सिटी की कंडीशन हो जाती है। इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम लाया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि पीडीएस सिस्टम है क्या। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 2 पार्ट में हम इसे लेंगे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो काम होता है, हालांकि लॉन्च ये जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अब उसमें कैसे रोल प्ले करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले जो मेन फूड क्रॉप्स है उनकी प्रोक्योरमेंट करती है, खरीदारी करती है, उसके बाद उसके स्टॉक बनाती है जिसे हम बफर स्टॉक भी कहते हैं। क्योंकि बफर जब तक हमारी सीजन में सारी तो क्रॉप्स मिल गए, जो भी इंपॉर्टेंट है वो क्रॉप्स आ गए जिनको पीडीएस में देना है, लिमिटेड क्रॉप्स को देना होता है, अनाज को देना होता है, फूड ग्रेन को देना। लेकिन जो अगर सीजन नहीं है उस समय इसकी अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसे क्या करती है, बफर स्टॉक बनाती है। ठीक है, और बफर स्टॉक में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको उस सारी चीजों को उनकी देख रेख के अंडर में बफर स्टॉक बनाया जाता है, प्रोक्योरमेंट किया जाता है और प्रोक्योरमेंट का जो रेट होता है जो किसानों से लिया जाता है वो होता है एमएसपी के आधार पर लिया जाता है। अभी 23 क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको एमएसपी के आधार पे उनके प्राइस जो डिटर्मिनेशन है वो एमएसपी के आधार पे होते हैं, तो उस रेट पे वो लिया जाता है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहते हैं, उससे कम रेट में नहीं लिया जा सकता। तो गवर्नमेंट उस रेट पे खरीदारी करती है, बफर स्टॉक बनाती है और एक पूल में डिवाइड करती है कि किस स्टेट को कितना जाएगा ये। और जब स्टेट को ये भेजे जाते हैं सारे फूड जो अनाज भेजे जाते हैं फूड ग्रेन्स, उसके बाद की जो इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी ट्रांसपोर्टेशन, भेजने के बाद के ट्रांसपोर्टेशन, वो हैंडलिंग का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले तो जो फेयर प्राइस होते हैं शॉप होते हैं, फेयर प्राइस शॉप होते हैं, उनको उनके जो लाइसेंस उनके लेने वाले उनको आइडेंटिफाई करना वो सही है नहीं है, उनको लाइसेंस देना। फेयर प्राइस जो है ये इंश्योर करना कि जो वल्नरेबल सेक्शन है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनके नियर बाय में कितना आसपास में ये फेयर शॉप हो सकता है। ठीक है, वो इंश्योर करना।
ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह अनाज स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया, उसके बाद के उन सारे जगहों पे, सारे गांव में जितने जगह है जहां भी ये शॉप्स हैं, वहां पे उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, भेजना, ठीक है, राशन कार्ड प्रोवाइड कराना, और उसके बाद ये देखना कि इसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग है हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अगर करप्शन की देखनी है, अगर आपको हाइट देखनी है, तो ब्लैक मार्केटिंग में होती है, बहुत ज्यादा होता है, तो उसको भी इंश्योर करना काम होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट का मेन काम है वहां पे, फाइनल जो इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। ये है पीडीएस। अब पीडीएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहला जो ऑब्जेक्टिव है, आप लिखेंगे लाइन बिल्कुल, कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ठीक है। स्टेबल जितने फूड के अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करना, ठीक है। और जब भी जरूरत हो, अगर जैसे कब इंश्योर नहीं होता फूड सिक्योरिटी? जब मैंने बताया इन्फ्लेशन की कंडीशन देश में हो जाए, रिसेशन की कंडीशन हो जाए, ठीक है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तब फूड नहीं मिल पाता है, उस टाइम पे क्रॉप सारे खराब हो जाते हैं, खेतों में खराब हो जाते हैं। फिर अगर बफर स्टॉक में भी कई बार चैलेंजेस होते हैं, आपने न्यूज में देखा होगा कि बफर स्टॉक में भी काफी अनाज जो होते हैं वो बाहर से खत्म हो जाते हैं। तो उन सारे को इंश्योर करके एक बफर स्टॉक ऐसा बनाना जहां अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। और सारे लोगों को, जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, उनको सालों भर, पूरे साल उनको उनकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और वो भी बहुत कम प्राइस पे, अफोर्डेबल, जो जितना वो प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं उस प्राइस पे उनको जो जरूरत की फूड ग्रेन्स है उनको प्रोवाइड कराना, ये है फूड सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं, तो ये तो ऑब्जेक्टिव होता है। अब फंक्शनिंग में जो मैंने बताया कैसे मशीनरी काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे अलग काम करती है और स्टेट लेवल गवर्नमेंट पे अलग काम करती है, बस इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट करते हैं कितनी जरूरत है, कितना लेना है, कैसे स्टॉक बनाने हैं, इन सारी चीजों पे, लॉजिस्टिक को कैसे फंक्शनिंग करना है, इन सारी चीजों पे वो उनको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल तक काम होता है। उसके बाद देखते हैं कि हाँ, और एक और चीज होता है, जितनी कभी कभी पीडीएस का जितनी और भी फूड से रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स है उसको भी इसमें ऐड किया जाता है, और उनका जो अनाज होता है वो पीडीएस के तहत ही प्रोवाइड किया जाता है, जो जरूरतमंद नीडी जो भी लोग हैं उनको वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लिमिटेशन क्या है? अभी मैंने बताया आपको कि लिमिटेशन में 3-4 चीजें हैं जो सबसे कॉमन है। सबसे पहले तो कभी कभी जो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड कंडीशन में नहीं है, तो कभी कभी ये देखिए, अब इसको सीक्वेंस वाइज समझेंगे। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कोई एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, जहां फूड का प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे हुआ है, लेकिन वहां से ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी नहीं है और वो एमएसपी पे गवर्नमेंट को नहीं मिल पाई, प्रोक्योरमेंट सही कहे तो प्रोक्योरमेंट सही तरीके से उनका नहीं हुआ, तो वो वही अनाज सड़ गए। पहले पहले चैलेंज वहां से शुरू होता है। दूसरा चैलेंज, बफर स्टॉक तो बना लिया, बट उसका मेंटेनेंस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मेंटेन्ड नहीं है तो वहां खराब हो जाता है। तीसरा चैलेंज, कैसे कितना स्टॉक भेजना है सारे स्टेट्स को, और उसके बाद के जो चैलेंजेस है वो वहां से स्टेट लेवल से शुरू होते हैं, फिर वहां ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा, वहां लॉजिस्टिक शुरू हो जाएगा, उनके वहां स्टॉक, बफर स्टॉक बनाए जाएंगे, और कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा जितने वो फेयर प्राइस शॉप है उनको, उनके होल्डर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग कैसे रोकी जाएगी, कैसे इंश्योर किया जाएगा कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शन है, उनको ये फूड सिक्योरिटी हो रहा है, मेंटेन हो रहा है हमेशा। ये सारे चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। और एक और चैलेंज जो सबसे ज्यादा ऊपर होता है वो होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आई और जो क्रॉप्स है वो खेतों में ही, फार्म में ही खराब हो गए, तो उस कंडीशन में अवेलेबिलिटी जो होगी बफर स्टॉक में वो कम हो जाएगी, ठीक है, पहला। दूसरा, रिसेशन की कंडीशन आती है, देश में आर्थिक मंदी आ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाएगा, अगर बहुत प्राइस हाइक हो गया तो हाइक होगा, यूरिया सबकी सारी चीजें, फर्टिलाइजर्स के भी हाइक हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट है उनका भी प्राइस हाइक हो जाएगा, तो उस कारण भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब होती है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, उस कंडीशन में हो सकता है,
तो ये सारी चीजें होते हैं, मेन चैलेंजेस ये हो। और फिर आके हम स्टेट लेवल पे भी चैलेंज देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इशू ऑफ बफर स्टॉक। वही ये सारे इश्यूज है, एक ही चीजें, तीन चार चीजें इसमें, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चैलेंजेस है, क्या इनका इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका है, और मशीनरी कैसे काम करती है, मेन यही। अब नेक्स्ट मैंने बोला फूड सिक्योरिटी। और याद रखेंगे फूड सिक्योरिटी मैंने शुरू में बताया कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसे अच्छे से हर जगह के लिए तैयार कर लेंगे, हर जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पीसीएस हो यूपीएससी हो। तो उसको तैयार करने के उसके चार कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फूड की सबसे पहले अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इस पे मैं कल एक और अभी वीडियो बना के डिस्कस करूंगी। फूड सबसे पहले अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, तब तो आप फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होना, एक्सेसिबिलिटी। अवेलेबिलिटी तो हो गई, जो भी दुकान है, शॉप है, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप है, वहां अवेलेबल है अच्छी क्वांटिटी में और अवेलेबल है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी क्या, क्या वो आपके नियर बाई में है, जो लोग जरूरतमंद लोग हैं क्या उनके नियर बाई में है, कोई ऐसा तो नहीं हो कि बहुत दूर हो तो वो जा नहीं सकते, एक्सेसिबल नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन। और हाँ, जब एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी उसमें मैटर करेगा। क्या वो अफोर्डेबल वो खरीद सकते हैं, वो फूड ग्रेन्स को क्या वो ले सकते हैं वहां से, खरीदने के लायक है, ये देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ये इंडिविजुअल मैटर है कि अगर वो व्यक्ति फूड लाता है, फूड ग्रेन अपने घर लाता है, ठीक, तो क्या उसकी बॉडी फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि उस फूड को यूटिलाइज कर सके, उससे एनर्जी ले सके, क्या वो इतना हेल्दी है। और तीसरा होता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में हमेशा क्या फूड स्टॉक उतना है जो हमेशा फ्यूचर में इंश्योर कर सके फूड सिक्योरिटी को। तो ये मेन मैटर है। तो फूड सिक्योरिटी को वैसे में अगर आप एक कमेंट करेंगे तो फूड सिक्योरिटी पे मेरे पास बहुत अच्छा मटेरियल है और मैं पूरी मटेरियल आपको दे सकती हूँ, समझा सकती हूँ। ठीक है, तो किसी भी चीज के ऑब्जेक्टिव, उसके कंपोनेंट्स, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है और चैलेंजेस को भी जानना जरूरी है और उसका सक्सेस रेट क्या है। और उससे रिलेटेड हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं उनको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके दो और भी कंपोनेंट हैं जो भी अभी प्रोग्राम्स है। एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2013 में आया था, और एक टारगेटेड पीडीएस था जो अप्रोक्स 1976 के आसपास आया था। ठीक है, टारगेटेड, इसे भी देख लेंगे और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेशनल फार्मर कमीशन भी है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के चेयरमैनशिप में बना था। और नेशनल फूड सिक्योरिटी विच इज वेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप अच्छे से एक नोट तैयार कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि और क्या क्या इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक का जो सिलेबस है यूपी पीसीएस में मेंस में बहुत बड़ा है लेकिन काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है, आपको जाननी चाहिए चीजें। यूपीएससी देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हो सकता है कि आपके नेक्स्ट ईयर अगर यूपीएससी देनी हो तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ से भी हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।